In the last video, I have discussed about the nucleoside. In case of the nucleoside, you will get the sugar residue and nitrogenous base. और इन दोनों के बीच आप एक कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हो and that is termed as the beta N glycosidic bond. न्यूक्लियोसाइड से जब आप न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हो तो आप एक और ग्रुप के कोवलेंट बॉन्डिंग को यहां कंसीडर करते हो एंड दैट इज द फॉस्फेट. तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच यहां जिस बॉन्ड को आप कंसीडर कर रहे हो दैट इज द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अब एक और कोवलेंट बॉन्ड की मदद से फॉस्फेट और शुगर को आपस में लिंक किया जाता है एंड दैट कोवलेंट बॉन्ड इज टर्म्ड एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. It is not a phosphodiester bond, it is the phosphoester bond. क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रोल नहीं प्ले करता. आप जिस बॉन्ड को मेंशन करते हो फॉस्फेट और शुगर रेजिड्यूज के बीच दैट इज टर्म्ड एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. नाउ सी कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं. देखो मैं यहां एक नाइट्रोजनस बेस को शो किया हूं. आप नाइट्रोजनस बेस के तौर पर प्यूरिन और पायरिमिडीन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हो. यहाँ शुगर रेजिड्यूज के तौर पर मैं राइबोस शुगर को शो किया हूँ. आप डीऑक्सी राइबोस शुगर को भी कंसीडर कर सकते हो. नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर रेजिड्यूज के बीच मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि देयर इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को आप मेंशन करते हो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के तौर पर. अब 5' एंड पर यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इनके साथ फॉस्फेट को लिंक करना है. और शुगर रेजिड्यूज के बीच जब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' कार्बन के साथ एसोसिएटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. और इस प्रोसेस के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के साथ ही एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. तो जब आप यहाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को शो करते हो तो दिस इज द फॉस्फेट, दिस इज द ऑक्सीजन. यहां मैं OH ग्रुप को कंसीडर कर रहा हूं, यहां मैं OH ग्रुप को शो कर रहा हूं. अब यहां मैं एक ऑक्सीजन शो कर रहा हूं क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम वाटर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया. अब मैं यहां इस कार्बन को शो कर रहा हूं. दिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है एंड दिस इज द 5' कार्बन. तो जिस बॉन्ड को मैं यहां शो कर रहा हूं दिस बॉन्ड इज टर्म्ड एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. दिस इज नॉट ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो जब आप नाइट्रोजनस बेस और शुगर को कोवलेंटली कंबाइन करते हो तो फिर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है. फिर उस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट का एसोसिएशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है. तो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर शो कर रहा हूं तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के केस में मैं नाइट्रोजनस बेस यहां मेंशन करूंगा. दिस इज द शुगर रेजिड्यू. आप यहां राइबोस शुगर के बदले डीऑक्सी राइबोस शुगर को भी आप कंसीडर कर सकते हो. और यहां फॉस्फेट 5' कार्बन के साथ कोवलेंटली बाउंड है और जिस कोवलेंट बॉन्ड को मैं यहां डिस्क्राइब कर रहा हूं दैट कोवलेंट बॉन्ड इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. अब मैं इस न्यूक्लियोटाइड के केस में क्योंकि जब आप एडेनिन और शुगर रेजिड्यूज के बीच आप कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हो तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है. अगर आप न्यूक्लियोसाइड के केस में एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पर और राइबोस शुगर को अगर आप कंसीडर करते हो तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो एडिनोसिन. अगर मैं इसी एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप को अगर अटैच करता हूं तो फिर इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल डेवलप होगा उसे आप डिस्क्राइब करोगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये एक न्यूक्लियोटाइड है बट आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो एज ए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के तौर पर. अब इस न्यूक्लियोटाइड पर नेट चार्ज क्या होगा इसे फाइंड आउट करने के लिए मैं न्यूक्लियोटाइड को एक्वस कंडीशन में कंसीडर कर रहा हूं और इस एक्वस कंडीशंस में मैं पीएच कंसीडर कर रहा हूं 7 फिजियोलॉजिकल पीएच. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां फॉस्फेट पर आप नेट 2 नेगेटिव चार्ज आप शो कर रहे हो क्योंकि एट pH 7 यहां डीप्रोटोनेशन के प्रोसेस के कारण प्रोटॉन जो है रिलीज होगा और यहां 2 नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होंगे. तो अगर मैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक्वस कंडीशन में
एट फिजियोलॉजिकल पीएच अगर कंसीडर कर रहा हूं तो इस पर नेट चार्ज आप कंसीडर करोगे -2। अब रिकॉल करके चेक करो, जब मैंने न्यूक्लियोसाइड मेंशन किया था तो मैं एक्वस कंडीशन और फिजियोलॉजिकल पीएच पर नेट चार्ज में 0 कंसीडर किया था। देयर इज नो नेट चार्ज, वहां कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था। बट जब आप एक न्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो तो एक्वस कंडीशन में एंड एट फिजियोलॉजिकल पीएच आप यहां नेट 2 नेगेटिव चार्ज आप शो कर रहे हो। अब इस कंडीशन में जो नाइट्रोजनस बेस मैं यहां शो कर रहा हूं इस पर कोई चार्ज नहीं है, जो शुगर रेजिड्यूज मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज आप कहां शो कर रहे हो, तो जो फॉस्फेट यहां कोवलेंटली लिंक्ड है उस पर आप शो कर रहे हो। तो एट एक्वस कंडीशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच आप न्यूक्लियोटाइड के केस में नेट चार्ज आप -2 शो करते हो। अगर यहां मैं एडेनिन शो कर रहा हूं तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अगर ग्वानिन होता तो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि आप नाइट्रोजनस बेस के नेचर के आधार पर आप नेम को जो है चेंज कर सकते हो। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि जब आप टर्म यूज करते हो एडिनोसिन तो आप वहां राइबोज शुगर कंसीडर करते हो। अगर मैं डीऑक्सी एडिनोसिन मेंशन करता तो फिर मैं डीऑक्सी राइबोज कंसीडर करता। तो अगर मैं यहां एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मेंशन किया हूं तो आप यहां मान के चलो कि दिस शुगर रेजिड्यूज इज राइबोज 1। जैसा मैंने न्यूक्लियोसाइड के केस में नेम मेंशन किया था उसी पर्टिकुलर पैटर्न में मैं न्यूक्लियोटाइड के केस में नेम को मेंशन कर रहा हूं। देखो, जब एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ राइबोज एसोसिएटेड था आप उस न्यूक्लियोसाइड को डिस्क्राइब करते हो एडिनोसिन। बट जब उसी एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो एडिनाइलेट। देखो, आपके पास ऑप्शन है, आप या तो मेंशन करो एडिनाइलेट या आप मेंशन करो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दोनों के मीनिंग सेम। आप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मेंशन करो या एडिनाइलेट मेंशन करो। सिमिलरली अगर ग्वाइनिन के साथ अगर राइबोज शुगर लिंक्ड है तो आप उन न्यूक्लियोसाइड को डिस्क्राइब करते हो ग्वाइनोसिन, और उसी ग्वाइनोसिन के साथ जब आप एक फॉस्फेट को अटैच करते हो तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो ग्वाइनाइलेट या आप इसको डिस्क्राइब करो ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट के तौर पर। अगर मैं आरएनए अगर कंसीडर कर रहा हूं तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोटाइड आप कंसीडर करते हो उस न्यूक्लियोटाइड में शुगर रेजिड्यूज के तौर पर आप राइबोज को कंसीडर करते हो। इन द केस ऑफ द डीएनए आप डीऑक्सीराइबोज को कंसीडर करते हो। तो अगर मैं डीएनए का अगर मॉलिक्यूल अगर कंसीडर करता हूं तो एडिनाइलेट की जगह आपको मेंशन करना है डीऑक्सी एडिनाइलेट, ग्वाइनाइलेट की जगह आपको मेंशन करना है डीऑक्सी ग्वाइनाइलेट। तो जो कंडीशन मैंने न्यूक्लियोसाइड में मेंशन किया हो वही सेम कंडीशन आप न्यूक्लियोटाइड के केस में मेंशन करते हो। बट वहां अगर आप एडिनोसिन मेंशन करते हो, डीऑक्सी एडिनोसिन मेंशन करते हो, तो यहां आप मेंशन करते हो एडिनाइलेट या डीऑक्सी एडिनाइलेट। इस पर्टिकुलर मैनर में आप चीजों को डिस्क्राइब करते हो। नाउ आई विल डिस्क्राइब यू अबाउट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो, न्यूक्लियोटाइड्स के मल्टीपल फंक्शंस है। न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे भी काम करता है, एनर्जी करेंसी के फॉर्मेशन के लिए, कोएंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए, सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्मेशन के लिए, एलार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए, या न्यूक्लियोटाइड मोनोमर के तौर पे काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर आप डीएनए को भी कंसीडर करते हो और आरएनए को भी कंसीडर करते हो। तो पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पर जब रोल प्ले करता है तो कौन कौन से कंपाउंड इस प्रीकर्सर से जो है डिराइव होता है। तो जैसा कि मैं अभी ऑलरेडी मेंशन किया हूं कि प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है एनर्जी करेंसी को डेवलप करने के लिए, कोएंजाइम्स को डेवलप करने के लिए, सेकेंडरी मैसेंजर्स को डेवलप करने के लिए, अलार्मोन्स को डेवलप करने के लिए। नाउ सी द फीचर्स वन बाय वन। अगर एनर्जी करेंसी के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है तो एनर्जी करेंसी के तौर पर एटीपी का भी फॉर्मेशन कॉज करता है, जेटीपी का भी फॉर्मेशन कॉज करता है। अगर कोएंजाइम्स के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है तो NAD प्लस, NADP प्लस, FAD, कोएंजाइम A, दीज आर द कोएंजाइम्स जिनके फॉर्मेशन में न्यूक्लियोटाइड रोल प्ले करता है। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं जिसके फॉर्मेशन में न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पर रोल प्ले करता है, जैसे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं बट इनके फॉर्मेशंस के लिए न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल। एलार्मोन, मैं एलार्मोन्स के बारे में डिटेल से आगे मेंशन करूंगा। ये भी एक सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पर जो है रोल प्ले करता है।
और सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पर 5 प्राइम डाइफॉस्फेट, 3 प्राइम डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन के फॉर्मेशंस के लिए न्यूक्लियोटाइड ही प्रीकर्सर के तौर पर रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक तो प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है एनर्जी करेंसी, कोएंजाइम्स, सेकेंडरी मैसेंजर, एलार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए। एट द सेम टाइम न्यूक्लियोटाइड मोनोमर के तौर पे भी काम करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर आप डीएनए को भी कंसीडर करते हो और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर आप आरएनए को भी कंसीडर करते हो, इन दोनों के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करूंगा कि न्यूक्लियोटाइड एनर्जी करेंसी के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर के तौर पर कैसे रोल प्ले करता है। और सपोज अगर मैं एनर्जी करेंसी के तौर पर अगर एटीपी को कंसीडर करता हूं तो इस एटीपी के कंपोनेंट क्या क्या होंगे। सी, मैं यहां एक नाइट्रोजनस बेस को शो किया हूं जो कोवलेंटली शुगर रेजिड्यूज के साथ बाउंड है एंड दिस नाइट्रोजनस बेस इज एडेनिन। शुगर रेजिड्यूज के तौर पर मैं यहां राइबोज को शो किया हूं क्योंकि आप 2 प्राइम पोजीशन पर यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो कर रहे हो। आप इसे डिस्क्राइब करोगे एडिनोसिन, इनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है तो आप इस कंडीशन में इसको डिस्क्राइब करोगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या आप इसको सिंपली मेंशन कर सकते हो एडिनाइलेट। अब अगर मुझे एटीपी का फॉर्मेशन करना है तो मुझे 2 और फॉस्फेट को ऐड करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एएमपी से ही एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता हूं, और एएमपी क्या है, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी का फॉर्मेशन के लिए एएमपी जो एक न्यूक्लियोटाइड के तौर पर आप कंसीडर कर रहे हो, प्रीकर्सर के तौर पे काम कर रहे हो, तो मैं एटीपी के फॉर्मेशन को यहां शो कर रहा हूं। दिस इज द 5 प्राइम कार्बन जिनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, इस बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के तौर पर। दिस इज नॉट ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब मुझे एक और फॉस्फेट को लिंक करना है, तो अगर मुझे एक और फॉस्फेट को लिंक करना है तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहां मैं एक फॉस्फेट को शो करूंगा। इस फॉस्फेट के साथ यहां एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां प्रेजेंट होगा। यहां भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैं शो करूंगा। तो मैं इस कंडीशन में इसको डिस्क्राइब करूंगा एडीपी। एडीपी इसलिए क्योंकि आप यहां 2 फॉस्फेट को लिंक्ड शो कर रहे हो, तो नॉट दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट हैं तो मैं यहां एक फॉस्फेट को अल्फा फॉस्फेट के तौर पे मेंशन कर सकता हूं, दूसरे फॉस्फेट को बीटा फॉस्फेट के तौर पे शो कर सकता हूं। मुझे एटीपी बनाना है तो मुझे एक और फॉस्फेट को लिंक करना होगा। अगर मैं एक और फॉस्फेट को लिंक करता हूं तो उसके लिए मुझे यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद मैं यहां अगेन एक फॉस्फेट, दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मैंने 3 फॉस्फेट को लिंक किया। अब इस फॉस्फेट को मैं डिस्क्राइब करूंगा एज ए गामा फॉस्फेट के तौर पर। तो फर्स्ट फॉस्फेट अल्फा, सेकंड बीटा एंड थर्ड गामा। अब जिस बॉन्ड की मदद से अल्फा फॉस्फेट को लिंक किया था दैट इज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। बट इन 2 फॉस्फेट के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड मैं यहां शो कर रहा हूं, दिस इज नॉट ए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो आप इन 2 फॉस्फेट के बीच जिस बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हो, दिस इज नॉट ए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दिस इज द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं इन 2 फॉस्फेट के बीच अगर बॉन्ड को कंसीडर कर रहा हूं तो दिस बॉन्ड इज ऑल्सो एन ए फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो आप एटीपी के केस में आप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को शो कर रहे हो एंड 2 फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड को शो कर रहे हो। यहां कहीं भी आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को नहीं शो कर रहे हो। और जब आप 3 फॉस्फेट को लिंक करोगे तो आप इस कंडीशन में कहोगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिस एटीपी के फॉर्मेशंस को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, उस एटीपी के फॉर्मेशन के लिए एएमपी ही तो रिस्पॉन्सिबल है, और एएमपी क्या है, वो एक न्यूक्लियोटाइड है, और इस एएमपी के अल्टरनेटिव नेम के तौर पर आप यूज करते हो एडिनाइलेट। तो एटीपी किससे डिराइव हुआ, तो एडिनाइलेट से डिराइव हुआ या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से डिराइव हुआ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। नॉट से अगर मुझे एटीपी मॉलिक्यूल को एक्वस कंडीशन में एट pH 7 अगर कंसीडर करना है
तो इस कंडीशन में सिचुएशन क्या होगा, आप इसे चेक करो। मैं सबसे पहले अगर AMP को अगर कंसीडर करता हूँ एट एक्वस कंडीशन pH 7 पर, जैसा कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि जो फॉस्फेट आप यहाँ कंसीडर करते हो जो कि 5' कार्बन से एसोसिएटेड होता है, उन पर 2 नेगेटिव चार्ज आप शो करते हो। तो आप इस कंडीशन में मेंशन करते हो AMP 2 नेगेटिव चार्ज के साथ। जब आप ADP कंसीडर करते हो तो ADP के केस में आप यहाँ एक अल्फा फॉस्फेट और एक बीटा फॉस्फेट आप शो करते हो। इस कंडीशन में यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ आप एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ आप एक नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हो। तो यहाँ नेट नेगेटिव चार्ज आप -3 शो कर रहे हो। तो दिस इज द ADP मॉलिक्यूल जिस पर 3 नेट नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट है, और ये मैं कंडीशन फिजियोलॉजिकल pH पे शो कर रहा हूँ। अब जो ATP का मॉलिक्यूल डेवलप होता है, उस ATP मॉलिक्यूल के केस में नेट चार्ज कितना होगा ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ATP के केस में आप 3 फॉस्फेट शो करते हो, अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज अगर मैं शो कर रहा हूँ, तो इस मॉलिक्यूल पर नेट नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना हुआ, तो -4। तो ATP 4- वाले कंडीशंस को मैं यहाँ अगर शो कर रहा हूँ, तो जब भी आप ATP को एक्वस कंडीशन में शो करते हो, एट pH 7 कंसीडर करते हो, तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आप कंसीडर करते हो और नेट नेगेटिव चार्ज का वैल्यू आप -4 शो करते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि बुक्स में या लिटरेचर्स में मेंशन होता है कि ATP के साथ कैटाइंस जो है बाउंड होता है। तो ऑब्वियसली कैटाइंस इसलिए बाइंड करेगा क्योंकि जब यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कोई कैटाइन इनके नेगेटिव चार्ज से जो है ना बाइंडिंग जो है शो करेगा। इसलिए ATP के साथ मैग्नीशियम आयन की अगर बाइंडिंग आप अगर शो कर रहे हो तो ये एक नेचुरल कंडीशन है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट द ATP हाइड्रोलिसिस, और ATP हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से कितनी एनर्जी रिलीज होगी मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सी, अगर मैं ATP को हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, तो ATP को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ATP से आप ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्मेशन को शो करते हो, या आप ATP को जब हाइड्रोलाइज करते हो तो AMP और पायरोफॉस्फेट के फॉर्मेशन को शो करते हो। 2 कंडीशन शो करते हो, और बाद में ये पायरोफॉस्फेट फर्दर जो है हाइड्रोलाइज होता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये चेंज होता है। तो अगर मुझे ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अगर रिलीज करना है तो मुझे इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ वाटर को ऐड करना होगा, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। इट मीन्स कि आप वाटर के एडिशन के साथ कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो। तो अगर मैं वाटर को ऐड करता हूं तो ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होगा। जब फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में एक फॉस्फेट, जिसे मैं यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के तौर पर शो कर रहा हूँ, ये रिलीज होगा, और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उसे आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के तौर पर कंसीडर करोगे, क्योंकि 2 फॉस्फेट कंटेनिंग आप जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है उसको आप डिस्क्राइब करोगे ADP के तौर पर। अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करके ये जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो अगेन मुझे वाटर को ऐड करना होगा, और जब मैं इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा उसमें 2 फॉस्फेट कंटेनिंग पायरोफॉस्फेट और 1 फॉस्फेट कंटेनिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हमें मिलेगा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल के तौर पर, और 2 फॉस्फेट कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल है उसको आप डिस्क्राइब करते हो पायरोफॉस्फेट। तो डिपेंड करता है कि ATP हाइड्रोलिसिस के दौरान हम कौन से फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर मैं इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को अगर ब्रेक कर रहा हूं जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं लास्ट फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करने की जगह उसके पहले जो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड है, यानी इस पर्टिकुलर फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं, तो इस कंडीशन में AMP और पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस के दौरान स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू कितना होता है इसे मैं मेंशन कर रहा हूं। देखो, जब ATP की हाइड्रोलिसिस होती है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, तो ADP पर कितना चार्ज होगा? ADP पर
3 नेगेटिव चार्ज होगा। मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि एटीपी पर जो है आप नेट नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना शो करते हो, तो 3 नेगेटिव चार्ज। और जो फॉस्फेट है उस पर चार्ज कितना होगा? देखो फॉस्फेट पर चार्ज क्या होगा कि जब ये फॉस्फेट बाहर रिलीज होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फॉस्फेट रिलीज होगा, तो फॉस्फेट पर नेट नेगेटिव चार्ज होगा -3, क्योंकि आप यहां जिस फॉस्फेट को शो करते हो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के तौर पर, दैट इज ऑल्सो टर्म एज द ऑर्थोफॉस्फेट, और उसमें PO4 3- कंडीशन होगा। अब इस प्रोसेस से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसको 2 साइंटिस्ट ने इन विट्रो कंडीशन में फाइंड आउट किया था। उसमें से एक साइंटिस्ट था क्रेव और दूसरा था कॉर्नबर्ग। उन्होंने जब इस वैल्यू को फाइंड आउट किया तो ये वैल्यू था -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। और ये जो मैं वैल्यू मेंशन कर रहा हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज वैल्यू का मतलब ये है कि मैं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 7 pH पर इस फ्री एनर्जी चेंज के वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो यहां स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू मेंशन है -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। बट सेल के अंदर जरूरी नहीं है कि एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल ही रिलीज करेगा। वो डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर कंडीशन क्या है। और यहां मैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के वैल्यू को मेंशन कर रहा हूं। इट मींस कि मैं यहां pH 7, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहां कौन है? एटीपी, प्रोडक्ट कौन है? एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो उस कंडीशन में ये मैं वैल्यू को मेंशन कर। सिमिलरली अगर मैं इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो अगर यहां फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो एएमपी और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। एएमपी के केस में मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि -2 नेगेटिव चार्ज होगा। पायरोफॉस्फेट के केस में P2O7 4- वाले कंडीशंस होंगे। आप चेक कर लो, अगर आप इन दो फॉस्फेट को पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकालते हो तो वहां आप P2O7 4- कंडीशन शो करोगे। और यहां स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू था -7.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है वो 7.3 किलो कैलोरी और मैक्सिमम 7.7 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हो रहा है। बट जब आप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के केस में फ्री एनर्जी चेंज के वैल्यू को आप कंसीडर करते हो तो ये वैल्यू काफी कम होता है। इसीलिए आपने इस बात को जो है नोटिस किया होगा कि एएमपी के केस में जो है हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं होता। हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है परफॉर्म होता है एटीपी के केस में, और जिस बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी रिलीज होते हैं दैट इज द फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड। उसके आधार पर आप कंडीशन को डिस्क्राइब करते हो। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे कोई न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर के तौर पर जो है रोल प्ले करता है। सी, सबसे पहले मैं इस बात को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो मैं एक फ्लोचार्ट के द्वारा कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप किसी एंजाइम को कंसीडर करते हो तो एंजाइम का केमिकल नेचर प्रोटीन भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। 1988 से पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि एंजाइम्स का नेचर जो है प्रोटीनेसिस होता है। बट 1988 के बाद साइंटिस्ट का ये परसेप्शन था वो चेंज हुआ, और कुछ ऐसे भी जो है एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला जिसका केमिकल नेचर आरएनए मॉलिक्यूल के तौर पे था। तो आप एंजाइम्स को प्रोटीन के तौर पे भी कंसीडर करते हो और आरएनए के तौर पे भी कंसीडर करते हो, और जो आरएनए एंजाइम के तौर पर रोल प्ले करता है उसे आप डिस्क्राइब करते हो राइबोजाइम के तौर पर। जब आप प्रोटीनेसिस एंजाइम को कंसीडर करते हो तो प्रोटीनेसिस एंजाइम के केस में भी दो कंडीशन है। कुछ प्रोटीनेसिस एंजाइम सिंपली प्रोटीन का बना है, आप उसे सिंपल एंजाइम के तौर पर कंसीडर करते हो। कुछ प्रोटीनेसिस एंजाइम आप शो करते हो जिसके साथ नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट भी एसोसिएटेड होता है। इट मीन्स कि अगर मैं कंजुगेटेड एंजाइम के केस को अगर शो कर रहा हूं तो हमें प्रोटीनेसिस कंपोनेंट भी मिल रहा है और नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट भी यहां अटैच्ड मिल रहा है। वो जो नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट जो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है उसे आप डिस्क्राइब करते हो कोफैक्टर के तौर, दैट इज कोफैक्टर। तो एंजाइम के तौर पर अगर आप किसी प्रोटीनेसिस एंजाइम को कंसीडर कर रहे हो और उस प्रोटीनेसिस एंजाइम के साथ अगर कोई नॉन प्रोटीनेसिस कंपोनेंट अटैच्ड है
तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो कोफैक्टर। देखो, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट मेटल आयन है या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अगर नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उस कंडीशंस में कोफैक्टर को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हो एज ए कोएंजाइम के तौर पर। तो आप अगर किसी कोफैक्टर को कोएंजाइम के तौर पर अगर मेंशन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट आप कंसीडर कर रहे हो दैट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अगर मेटल आयन कोफैक्टर के तौर पर अगर प्रेजेंट है तो यहां भी दो कंडीशंस आप शो कर सकते हो। एक कंडीशन होता है मेटल एक्टिवेटेड और दूसरा होता है मेटेलो एंजाइम। क्योंकि कुछ एंजाइम्स मेटल आयन के प्रेजेंस में कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए वो मेटल आयन के साथ इंटरेक्शन शो करता है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज अगर किसी डाइवेलेंट कैटायन के साथ अगर इंटरेक्शन शो करता है तो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए शो करता है, तो उसे आप डिस्क्राइब करते हो मेटल एक्टिवेटेड। बट कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जहां मेटल उसके स्ट्रक्चर का इंटीग्रल कंपोनेंट होता है। अगर आप उस मेटल आयन को रिमूव कर दो तो उस प्रोटीन का या उस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उसे डिस्क्राइब करते हो मेटैलो एंजाइम्स के तौर पर। अगर कोएंजाइम को आपने कंसीडर किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटीनियस कंपोनेंट है उनके साथ टाइटली बाउंड है या लूजली बाउंड। अगर टाइटली बाउंड है तो आप फिर उस कंडीशन में टर्म यूज करते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर कंसीडर कर रहा हूं तो आप उस कंडीशन में टर्म आप अप्लाई करते हो कोएंजाइम। अगर कोएंजाइम प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड है तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड नहीं है, लूजली बाउंड है, तो आप उसे डिस्क्राइब करते हो को सबस्ट्रेट के तौर पर। तो अब आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई होगी कि आप कोएंजाइम किसे कंसीडर करते हो। देखो, कोएंजाइम्स इज बेसिकली द कोफैक्टर, बट आप सारे कोफैक्टर को कोएंजाइम के कैटेगरीज में नहीं प्लेस करते हो। अगर कोई कोफैक्टर ऑर्गेनिक नेचर अगर शो कर रहा है तो फिर आप उस कोफैक्टर को कोएंजाइम के तौर पर मेंशन करते हो। अगर कोएंजाइम प्रोटीनियस कंपोनेंट के साथ टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूजली बाउंड है तो को सबस्ट्रेट। देखो, बहुत सारे कोएंजाइम्स के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले NAD प्लस या NADP प्लस का केस को कंसीडर कर रहा हूं। देखो, NAD प्लस या NADP प्लस ये कोएंजाइम है और ये एडिनोसिन डेरिवेटिव। इट मींस कि एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड से ये जो है डिराइव्ड हुआ है। क्योंकि मैं इसे अगर एडिनोसिन डेरिवेटिव के तौर पे शो कर रहा हूं तो एडिनोसिन रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोसाइड। आप यहाँ एडिनोसिन डेरिवेटिव भी टर्म यूज कर सकते हो और एडिनाइलेट डेरिवेटिव टर्म भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप एडिनोसिन टर्म यूज कर रहे हो तो न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एडिनाइलेट टर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं मेंशन कर रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड यहाँ प्रीकर्सर के तौर पे काम कर रहा है तो बेटर है कि आप एडिनोसिन की जगह आप एडिनाइलेट टर्म जो है मेंशन करो। इट मींस एडिनाइलेट डेरिवेटिव के तौर पर। अगर आप NAD या NADP प्लस के स्ट्रक्चर को अगर आप एनालाइज करो तो आपको NAD के केस में, मैं NADP के केस को मैं बाद में मेंशन करूंगा, पहले मैं NAD प्लस के केस को मेंशन करूंगा। आपको एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे मिलता है। एडेनिन के साथ राइबोस शुगर अटैच्ड होता है। राइबोस शुगर के साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है। आप इसे डिस्क्राइब क्या करोगे? एडिनाइलेट। फिर इनके साथ अगर मैं एक और फॉस्फेट को लिंक करता हूं, फिर इसके साथ मैं एक और शुगर मॉलिक्यूल को अटैच करता हूं, दैट इज द राइबोज, और मैं एक और कंपाउंड को अटैच करता हूं जिसका नाम है निकोटिनामाइड। तो मैं इस कंपाउंड को डिस्क्राइब करूंगा एज ए NAD प्लस। तो आप एक सिंपल मैनर में एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हो। आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर मालूम है, राइबोज का मालूम है, फॉस्फेट का मालूम है, तो आप इस मॉलिक्यूल को इस पर्टिकुलर जो है पोर्शंस के लिए आप टर्म यूज कर सकते हो एडिनाइलेट। अब इस एडिनाइलेट के साथ मैंने क्या किया? एक फॉस्फेट को लिंक किया, उनके साथ एक राइबोज शुगर को लिंक किया, उसके साथ एक निकोटिनामाइड ग्रुप को लिंक किया। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? तो NAD प्लस। इसलिए मैंने मेंशन किया था कि NAD प्लस जो एक कोएंजाइम के तौर पे काम करता है वो डिराइव किससे होता है? तो एडिनाइलेट। इट मींस एक न्यूक्लियोटाइड से जो है डिराइव होता है,
और न्यूक्लियोटाइड यहाँ प्रीकर्सर के तौर पे काम कर रहा है। अब मैं इसके डिटेल स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूँ। हालांकि डिटेल स्ट्रक्चर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को माइंड में रखो। देखो, मैं यहाँ एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे शो कर रहा हूँ। ये राइबोज शुगर है। अगर मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूँ तो इट इज टर्म्ड एज द एडिनोसिन। अगर मैं एक फॉस्फेट को यहाँ अगर लिंक कर दूं तो एडिनाइलेट। अब उनके साथ एक फॉस्फेट, एक राइबोज शुगर और ये निकोटिनामाइड है। अगर मैं इनको लिंक करता हूं तो नाउ इट बिकम्स द NAD+। अब अगर NAD+ आप कंसीडर करते हो तो यहां आप X का मीनिंग आप कंसीडर करते हो OH, और ये सेकेंड पोजीशन 2' पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मैं इसे 1' पोजीशन के तौर पर अगर शो कर रहा हूं तो दिस इज द 2' पोजीशन। यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो NAD+। लेकिन अगर मैं यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना शो करूं बल्कि ऑक्सीजन के साथ एक फॉस्फेट को लिंक कर दो, तो आप 2' पोजीशन पर आप एक फॉस्फेट के प्रेजेंस को भी शो कर रहे हो। बट वो फॉस्फेट किसके साथ लिंक्ड है? तो ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। तो आप इस कंडीशन में इसको डिस्क्राइब करते हो NADP+। तो आप NAD और NADP+ में सिर्फ यही एक डिफरेंस शो करते हो कि 2' पोजीशन पर आप NAD+ के केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो करते हो और NADP+ के केस में आप फॉस्फेट के प्रेजेंस को शो करते हो। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ दिस इज द निकोटिनामाइड, और चूंकि यहाँ फिजियोलॉजिकल pH पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ NAD+ के और या NADP+ के तौर पर आप यहाँ शो करें। नाउ सी द फीचर्स ऑफ द NAD+ या NADP+। तो मैं NAD+ को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि आपको NADP+ के केस में सेम कंडीशन मिलता है। देखो, NAD+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप इसको डिस्क्राइब करते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करते हैं, तो फिर ये जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करता है तो हाइड्राइड आयन के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। और जब आप हाइड्राइड आयन को शो करते हो तो हाइड्राइड आयन के केस में आप 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को आप शो करते हो। जब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को आप कंसीडर करते हो तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है H- को आप शो करो। तो आप हाइड्राइड आयन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, या आप मेंशन करो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो NAD+ हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सेप्ट करने के बाद ये NADH के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और NADH के अगर मैं फॉर्म में अगर शो कर रहा हूं तो यहां NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि यहां 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो नेट चार्ज 0 हो जाएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिल करके आप हाइड्रोजन एटम के फॉर्मेशन को शो करते हो। तो एक हाइड्रोजन एटम को मैं यहां H के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हूं। तो NAD+ जब हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो NADH के फॉर्मेशन को कॉज करेगा। अगर मैं NAD+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अगर शो करूं तो मैं NADH को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर शो करूंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कंसीडर करते हो और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर शो करते हो। तो मैं NAD+ को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं और NADH को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां तक तो कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि NAD+ को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट किया तो आप इसे NADH के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। और यहाँ कंडीशन बिल्कुल सिंपल है कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो NAD+ NAD में कन्वर्ट हुआ, और जब आप एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को फर्दर आप अलाउ करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर एक हाइड्रोजन एटम को फॉर्म करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ NADH को आप मेंशन करते हो।
बट जब आप लिटरेचर में NAD प्लस का आप कन्वर्जन NADH के केस में शो करते हो, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि वहां NADH के साथ एक H प्लस को मेंशन करते हैं। तो इस H प्लस को मेंशन करने की आवश्यकता क्यों? अगर यहाँ NAD प्लस हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उनसे तो NADH बनना चाहिए, तो फिर इस H प्लस को यहाँ इक्वेशन में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट क्यों? आप इसे इस मैनर में सोचो। सपोज मैं एक ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ, जिस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल, दिस इज द इथाइल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो। तो मैं यहाँ एक इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल को शो कर रहा हूँ और इन पोजीशन पर मैं यहाँ हाइड्रोजन को शो कर रहा हूँ। अब इस इथाइल अल्कोहल के केस में अब नेट चार्ज जीरो शो कर, अगर नेट चार्ज जीरो है तो इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स। तो मैं नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहा हूँ। देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर मैं बॉन्ड शो कर रहा हूँ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 और यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 18 एंड 2, 20। इट मीन्स मैं यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ। तो 20 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 20 प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आप नेट चार्ज आप यहाँ जीरो शो कर रहे हो। अब ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। मैं एसिटल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को अगर शो करूं, इन 3 पोजीशन पर आप हाइड्रोजन कंसीडर करोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटल्डिहाइड, और इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के केस में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर अगर फाइंड आउट हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब इस एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के केस में नेट चार्ज जीरो है, इट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 2, 10, 10 एंड 4, 14, 15, 16 एंड 17, 18, यहां 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि यहां 18 प्रोटॉन भी है, तभी तो नेट चार्ज जीरो है। अगर प्रोटॉन कम होता तो आप नेगेटिव चार्ज शो करते, प्रोटॉन ज्यादा होता तो आप पॉजिटिव चार्ज शो करते। अब जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्योंकि आप यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो और यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, बट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 प्रोटॉन भी रिलीज हुआ, क्योंकि आप यहाँ 18 प्रोटॉन शो कर रहे हो तो 2 प्रोटॉन भी रिलीज हुआ। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसका कोई एक्सेप्टर होगा। ना सपोज NAD प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, बट NAD प्लस जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करेगा तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आउट ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये NADH के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट आउट ऑफ द 2 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन अनयूटिलाइज्ड रहा, उसे आप इक्वेशन में इस पर्टिकुलर फॉर्म में मेंशन करते हो। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप इस H प्लस को यहां शो करते हो। तो दिस इज द मीनिंग कि अगर आप NAD प्लस को NADH के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहां मेंशन करना होगा H प्लस। और ये H प्लस क्यों मेंशन करते हैं मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ NAD प्लस के केस में आप नाइट्रोजनस बेस शो करते हो,
और जब नाइट्रोजनस बेस यहाँ प्रेजेंट है तो फिर ये एब्जॉर्बेंस शो करेगा 260 नैनोमीटर पर। तो जब आप NAD के केस में एब्जॉर्बेंस को मेजर करते हो तो NAD प्लस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है 260 नैनोमीटर पर। बट जब NAD प्लस NADH के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो यहाँ एब्जॉर्बेंस 260 नैनोमीटर पे भी आप शो करते हो और 340 नैनोमीटर पे भी शो करते हो। इट मीन्स कि दो पिक बनता है, एक 260 को जो है कॉन्साइड करता है और दूसरा 340 को करता है। और इस एब्जॉर्बेंस के नेचर में डिफरेंसेस को आप यूज कर सकते हो किसी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो रहा है तो आप एब्जॉर्बेंस के आधार पर मेंशन कर सकते हो कि रिएक्शन किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, प्रोडक्ट कितना जो है डेवलप हो रहा है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजरिंग एब्जॉर्बेंस इन केस ऑफ द NAD प्लस और NADH इन दोनों कंडीशन में। नाउ सी द केस ऑफ द FAD। देखो कोएंजाइम्स के तौर पर आप NAD प्लस NADP प्लस को भी शो करते हो, FAD को भी शो करते हो। जैसा कि मैंने NAD प्लस के केस में मेंशन किया था कि वो एडिनोसिन डेरिवेटिव है, तो ये भी एडिनोसिन डेरिवेटिव। और आप मेंशन कर सकते हो कि इट इज ऑल्सो द एडिनाइलेट डेरिवेटिव, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम कर रहा है तो उस कंडीशन में आप एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को डिस्क्राइब करते हो एज ए एडिनाइलेट, तो यहाँ एडिनाइलेट डेरिवेटिव के तौर पर आप FAD को मेंशन कर सकते हो। मैं FAD के स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूँ, जैसा मैंने NAD प्लस के स्ट्रक्चर को शो किया था वैसे ही मैं स्ट्रक्चर शो कर रहा हूँ FAD के केस में। नॉसिक देखो FAD के केस में आइसोएलेक्साजाइन रिंग स्ट्रक्चर, आप रिंग स्ट्रक्चर को देख रहे हो, दिस इज द आइसोएलेक्साजाइन रिंग स्ट्रक्चर। इनके साथ रिबीटॉल राइबोज का जब रिड्यूस फॉर्म आप कंसीडर करते हो तो उसे कहते हैं रिबीटॉल। तो आइसोएलेक्साजाइन रिंग स्ट्रक्चर के साथ जब रिबीटॉल को लिंक कर दिया गया तो इनको लिंक करने के बाद जो रिजल्टेंट कंपाउंड डेवलप होता है उसको आप कहते हो रिबोफ्लेविन। और आपने रिबोफ्लेविन का केस विटामिन के केस में पढ़ा होगा, जिसको आप डिस्क्राइब करते हो विटामिन B2 के लिए प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है, विटामिन B2 के फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है। आप इसे डिस्क्राइब करते हो विटामिन B2। तो मैं यहाँ अगर आइसोएलेक्साजाइन रिंग स्ट्रक्चर और रिबीटॉल क्या है तो रिड्यूस फॉर्म ऑफ राइबोज, जब आपने इन दोनों को कोवलेंटली ज्वाइन कर दिया तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल को आप डिस्क्राइब करते हो रिबोफ्लेविन या विटामिन B2। अब मैं इस रिबोफ्लेविन के साथ अगर मैं एक फॉस्फेट को लिंक कर रहा हूँ, दिस फॉस्फेट, अभी मैं रिमेनिंग पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फॉस्फेट को लिंक करता हूँ। तो अगर मैं एक फॉस्फेट को अगर लिंक करता हूँ तो इस कंडीशन में आप इसको डिस्क्राइब करते हो FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। बट आप सही मायने में अगर स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करो तो यहाँ कहीं भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं, तो ये एक मिसनोमर है। आप मेंशन करते हो फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड बट यहाँ कहीं भी कोई न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट नहीं किया, बिकॉज आइसोएलेक्साजाइन रिंग इट इज नॉट ए न्यूक्लियोटाइड, रिबीटॉल इट इज नॉट ए न्यूक्लियोटाइड, और इनके साथ यहाँ अगर मैं एक फॉस्फेट को शो कर रहा हूँ तो यहाँ कहीं भी कोई न्यूक्लियोटाइड पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था कि FMN के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है, क्योंकि FMN के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे रोल नहीं प्ले करता। जब आप इस फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट और उनके साथ एडिनोसिन को लिंक करते हो तो इन दोनों को मिला करके आप टर्म यूज करते हो एडिनाइलेट। इट मीन्स एक न्यूक्लियोटाइड को आप यहाँ शो कर रहे हो। जब आप इस न्यूक्लियोटाइड को FMN के साथ लिंक करते हो तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो FAD। इट मीन्स फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बट यहाँ दो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। तो FAD के फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है, FMN के फॉर्मेशन के लिए प्रीकर्सर के तौर पे रोल नहीं प्ले करता है। तो ये कंडीशंस जो हैं आपके माइंड में होनी चाहिए कि FAD के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है, FMN के लिए नहीं करता। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड करता है तो एडिनाइलेट करता है। देखो जैसा कि मैंने NAD प्लस के केस में मेंशन किया था कि NAD प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, वैसे ही FAD ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे काम करता है।
बट ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट नहीं करते, ये दो हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करते। दो हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन, इन्हें एक्सेप्ट करता है। तो FAD दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करता है तो मैं यहां FAD के साथ दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस को अगर शो कर रहा हूं तो इट मीन्स कि मैं दो हाइड्रोजन एटम के एक्सेप्टेंस को शो कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में यहां फाइनल फॉर्म होता है FADH2। दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो आप इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कंसिडर करते हो और इसे आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कंसिडर करते हो। इट मीन्स FAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकेगा, वेयर एज FAD इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? तो ये दो इलेक्ट्रॉन और उनके साथ दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इट मीन्स टू हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है और ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट नहीं करता। In case of coenzyme A, nucleotide also acts as a precursor and coenzyme A acts as a acyl group carrier. अगर आप coenzyme A के स्ट्रक्चर को आप एनालाइज करो तो इन दिस स्ट्रक्चर you will get adenine as a nitrogenous base, you will get the ribose sugar और राइबोस सुगर और एडेनिन को आप कंबाइंडली डिस्क्राइब करते हो एज एन एडिनोसिन। और यहाँ राइबोस सुगर के थर्ड पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप इस कंडीशन में टर्म यूज कर सकते हो एडिनोसिन 3 फॉस्फेट। नौ मैं अगर यहाँ एक फॉस्फेट को अटैच कर रहा हूं तो अब जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है आप इसे डिस्क्राइब करोगे एज ए एडिनाइलेट बिकॉज इट इज एन न्यूक्लियोटाइड। मैं अगर इनके साथ एक और फॉस्फेट को अगर अटैच करता हूं उसके बाद मैं पेंटोथेनिक एसिड को अटैच कर रहा हूं और पेंटोथेनिक एसिड के बाद मैं यहां अटैचमेंट शो कर रहा हूं बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन। तो मैंने यहां एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे शो किया। राइबोस सुगर, इस राइबोस सुगर के थर्ड पोजीशन पर मैं यहां फॉस्फेट को शो कर रहा हूं। देन फॉस्फेट को मैंने यहां इंक्लूड किया तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल यहां डेवलप हुआ दैट इज ए एडिनाइलेट। अगेन मैंने एक फॉस्फेट को यहां लिंक किया, पेंटोथेनिक एसिड को लिंक किया और बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन को यहां लिंक किया। तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल डेवलप हुआ इसको आप डिस्क्राइब करते हो कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए का जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो फिर आप इस बात को पॉइंट आउट करते हो कि न्यूक्लियोटाइड यहां भी प्रीकर्सर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप इनके डिटेल स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करो तो यहां मैं एडेनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे शो किया हूं। राइबोस सुगर के साथ एडेनिन अटैच्ड है दैट मींस इट इज एन एडिनोसिन। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि थर्ड पोजीशन पर आप यहां एक फॉस्फेट को शो करते हो तो इट बिकम्स एडिनोसिन 3 फॉस्फेट। अगर मैं इस फॉस्फेट को अगर यहां शो कर रहा हूं तो इट इज एडिनाइलेट। लेकिन मैं यहां एक और फॉस्फेट को लिंक किया हूं तो मैं इस कंडीशंस में इन दोनों फॉस्फेट को डिस्क्राइब कर सकता हूं पायरोफॉस्फेट के तौर पर। पेंटोथेनिक एसिड जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, तो पेंटोथेनिक एसिड को मैं यहां शो किया हूं। एंड फाइनली बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन को शो किया हूं। और बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन के केस में आप यहां सल्फ हाइड्रल ग्रुप को शो कर रहे हो और बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन और पेंटोथेनिक एसिड के बीच आप यहां एक एमाइड बॉन्ड को शो कर रहे हो। इसलिए जब आप कोएंजाइम ए को शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करते हो तो आप यहां कोएंजाइम ए के साथ एक एसएच ग्रुप को आप यहां मेंशन करते हो। ये एसएच ग्रुप इसी सल्फ हाइड्रल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो बीटा मर्केप्टो इथाइल अमीन के केस में प्रेजेंट होता है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोएंजाइम ए। तो इवन इन केस ऑफ द कोएंजाइम ए न्यूक्लियोटाइड एक्ट्स एज ए प्रीकर्सर। देखो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट के लिए भी न्यूक्लियोटाइड प्रीकर्सर के तौर पे काम करता है। एंड साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। जब आप सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस को स्टडी करते हो तो वहां आप सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम आयन
इन सबों को आप कंसीडर करते हो। तो मैं यहाँ साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी को डिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड से डिराइव्ड होता है। साइक्लिक एएमपी इट इज एडिनोसिन डेरिवेटिव। आप इसे एडिनाइलेट डेरिवेटिव के तौर पे भी कंसीडर कर सकते हो, या आप सिंपली मेंशन कर सकते हो इट इज एन एडिनोसिन डेरिवेटिव। साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए जब आप सबस्ट्रेट को शो करते हो तो सबस्ट्रेट इज नॉट एन एएमपी, सबस्ट्रेट यू विल फाउंड द एटीपी मॉलिक्यूल। और साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उस एंजाइम को आप डिस्क्राइब करते हो एडिनाइलेट साइक्लेज। तो साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए एटीपी सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। तो मैं यहां एक एटीपी मॉलिक्यूल को शो किया हूं, दिस इज द एडेनिन एच ए नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर, और यहाँ 3 फॉस्फेट अटैच्ड है, दिस इज द अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट। जब एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करता है, तो सबस्ट्रेट के तौर पे जब यूज करता है तो ये OH जो यहाँ 3' पोजीशन पर प्रेजेंट है इसे अटैकिंग ग्रुप में चेंज करता है, और जब ये अटैकिंग ग्रुप में चेंज होता है तो फिर उस कंडीशन में फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को टारगेट करता है। और ये OH अटैकिंग ग्रुप में चेंज होने के बाद जब इस फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को टारगेट करता है तो ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक होकर के एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आप इस कंडीशंस को आप इस फिगर से एनालाइज करो। मैं यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैकिंग ग्रुप में चेंज किया, अटैकिंग ग्रुप में चेंज करने के बाद यहां मैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं। जब ये फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये ऑक्सीजन इस फॉस्फेट के साथ कोवैलेंटली ज्वाइन कर गया। तो मैं अब जिस फॉस्फेट को यहां कंसीडर कर रहा हूं ये फॉस्फेट 5' एंड पर प्रेजेंट जो कार्बन है उनके भी साथ कोवैलेंटली बाउंड है, 3' कार्बन के साथ भी ये कोवैलेंटली बाउंड है। इट मीन्स कि आप यहां 5' एंड से भी कोवैलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हो और 3' कार्बन के साथ भी आप यहां कोवैलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हो। तो जब 5' कार्बन के साथ आप यहां कोवैलेंट बॉन्ड शो करते हो तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के तौर पर, और जब आप 3' कार्बन के साथ यहां बॉन्ड शो करते हो तो इसे भी आप डिस्क्राइब करते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के तौर पर। क्योंकि अगर मैं 5' कार्बन और फॉस्फेट के बीच अगर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को शो कर रहा हूं तो 3' कार्बन और फॉस्फेट के बीच भी अब आप एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ही शो करते हो। और अगर मैं इन दोनों फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को अगर कंसीडर करूं तो मैं इसे कहूंगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट मीन्स कि इन केस ऑफ द साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के प्रेजेंस को आप शो करते हो, और साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल किसे मानते हो तो एटीपी को। और एडिनाइलेट साइक्लेज इस एटीपी में प्रेजेंट 3' पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसे अटैकिंग ग्रुप में चेंज करता है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड को टारगेट करता है। फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन आप शो करते हो 3' कार्बन और फॉस्फेट के बीच, और इस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ अब यहां फॉस्फेट 5' कार्बन से भी अटैच्ड है, 3' कार्बन से भी अटैच्ड है। तो अब इसे आप एक साइक्लिक फॉस्फेट के फॉर्म में आप डिस्क्राइब करते हो, और यहां जिस बॉन्ड को आप कंसीडर करते हो दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लिक एएमपी। और जो कंडीशन मैं साइक्लिक एएमपी के केस में शो कर रहा हूं ऑलमोस्ट सेम कंडीशन मैं साइक्लिक जीएमपी के केस में भी शो करूंगा। बस फर्क ये होगा कि वहां आप एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड की जगह ग्वानिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड को आप कंसीडर करोगे, और एडिनाइलेट साइक्लेज की जगह ग्वानाइलेट साइक्लेज को आप कंसीडर करोगे, एंड द रिमेनिंग कंडीशंस आपको दोनों में सेम आपको मिलेगा। देखो 5' डाइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन एक्ट्स एज ए अलार्मोन। मैंने बिगनिंग में मेंशन किया था कि 5' डाइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन एक्ट्स एज ए अलार्मोन। देखो जब भी आप किसी अलार्मोन को डिस्क्राइब करते हो तो अलार्मोन न्यूक्लियोटाइड बेस्ड इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हो।
इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोटाइड बेस्ड इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। और इस तरह के न्यूक्लियोटाइड बेस्ड इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के केस में आप शो करते हो। जब नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेजेंट होता है तो उस सिचुएशन में ये न्यूक्लियोटाइड बेस्ड इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं परफॉर्म होता है। इट मीन्स एलार्मोन के फॉर्मेशंस को आप हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के प्रेजेंस में शो करते हो। और एलार्मोन के फॉर्मेशंस को रिपोर्ट किया गया है इन केस ऑफ द यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, इवन इन केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और एलार्मोन regulates the gene expression at the level of transcription। तो ये जीन रेगुलेशन को परफॉर्म करता है और ये जीन रेगुलेशन को परफॉर्म करता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जिस मॉलिक्यूल को मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव है। किसी न्यूक्लियोटाइड को आप यहां प्रीकर्सर के तौर पर कंसीडर कर रहे हो जिनसे ये 5' डाइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन का फॉर्मेशन हुआ है। दिस मॉलिक्यूल एक्ट्स एज एन एलार्मोन। एलार्मोन एक जनरलाइज्ड टर्म है, आप इसे अप्लाई करते हो न्यूक्लियोटाइड बेस्ड इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के केस में। और ऐसे सिग्नल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट के केस में रिपोर्ट किया गया है और ये हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस के दौरान डेवलप होता है और ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। अगर आप 5' डाइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन के स्ट्रक्चर को आप देखो तो यहां मैं ग्वाइनिन एज ए नाइट्रोजनस बेस के तौर पे शो किया हूं। दिस सुगर मॉलिक्यूल इज द राइबोज सुगर क्योंकि 2' पोजीशन पर यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और यहां मैं 2 फॉस्फेट 5' एंड पे शो कर रहा हूं, बट कुछ केसेस में 2 फॉस्फेट की जगह 3 फॉस्फेट वाले कंडीशंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहां इस पर्टिकुलर वे में इसे डिस्क्राइब कर सकते हो क्योंकि आप 5' कार्बन के साथ 2 फॉस्फेट के भी अटैचमेंट को शो करते हो और कुछ केसेस में 3 फॉस्फेट के भी अटैचमेंट को शो करते हो। और जो 3' कार्बन है उस 3' कार्बन के साथ यहां 2 फॉस्फेट अटैच्ड है। तो अगर मैं 3rd फॉस्फेट को नहीं कंसिडर करूं तो उस कंडीशन में इसे डिस्क्राइब करूंगा 5' डाइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन। अगर मैं 5' एंड पर 3 फॉस्फेट को अगर कंसिडर करूं तो मैं मेंशन करूंगा 5' ट्राइफॉस्फेट 3' डाइफॉस्फेट ग्वाइनोसिन। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप एक फॉस्फेट को शो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एलार्मोन। देखो न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डिफरेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस के लिए प्रीकर्सर के तौर पर नहीं काम करता। न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए मोनोमर के तौर पर भी काम करता है। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए मोनोमर के तौर पर काम करता है तो इस कंडीशन में आप 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो करते हो। और जब न्यूक्लियोटाइड कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में ज्वाइन करता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कॉज करता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के तौर पर। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्म डेवलप होता है तो इस मॉलिक्यूल के केस में आप पोलैरिटी को शो करते हो। जैसे पॉलीपेप्टाइड के केस में आप पोलैरिटी शो करते हो फ्रॉम द एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, वैसे ही आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में भी पोलैरिटी शो करते हो फ्रॉम द 5' टू 3' डायरेक्शन। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर अगर कंसीडर कर रहा हूं तो यहां आप 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप को शो करते हो और 3' एंड पर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करते हो। तो जब भी आप किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो तो वहां आप 5' एंड पर फॉस्फेट और 3' एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करते हो। इट मीन्स कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में आप पोलैरिटी को शो करते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इट इज ए पॉलीएनाइन मॉलिक्यूल। पॉलीएनाइन कंडीशंस में इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जब आप फिजियोलॉजिकल पीएच पर एक्वस कंडीशन में आप किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के केस में आप ओवरऑल नेगेटिव चार्ज को शो करते हो। जैसे
5 प्राइम एंड पर यहाँ अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो फॉस्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इन दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक करने के लिए जिस कोवलेंट बॉन्ड को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, उस कोवलेंट बॉन्ड पर भी यहाँ आप एक नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हो। इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल पर आप नेगेटिव चार्ज शो करते हो, और मल्टीपल नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण आप यहाँ पॉली एनाइन वाले कंडीशंस को मेंशन करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि जिस कोवलेंट बॉन्ड की मदद से इन दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में लिंक करते हो, उस कोवलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है? देखो, उस कोवलेंट बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप इसलिए कंसीडर करते हो क्योंकि अगर आप इन दो न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं इसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तौर पर और इसे सेकंड न्यूक्लियोटाइड के तौर पर कंसीडर करूं, तो इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच अगर मैं एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर शो कर रहा हूं, तो इस 3 प्राइम कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ फॉस्फेट अटैच्ड है, और ये 5 प्राइम कार्बन, इनके भी साथ ये फॉस्फेट अटैच्ड है। तो अगर मैं 3 प्राइम पोजीशन पर कार्बन कंसीडर करता हूं, तो कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, आप इसे डिस्क्राइब करते हो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगेन आप यहां कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फेट, आप इसे डिस्क्राइब करते हो एज ए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो यहां दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है जिनसे ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कोवलेंटली ज्वाइंड है, इसलिए आप इसे डिस्क्राइब करते हो एज ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के तौर पर। मैं इसे डिटेल्स में यहां मेंशन कर रहा हूं, नॉसी की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन जो है कैसे परफॉर्म होता है। सी, यहां मैं दो न्यूक्लियोटाइड को शो कर रहा हूं। नाउ सपोज दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। इन केस ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यहां 3 प्राइम कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के केस में 5 प्राइम कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड। तो जब आप कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को शो करते हो, तो यहां जो मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप शो कर रहा हूं इसका हाइड्रोजन, और यहां जो मैं फॉस्फेट कंसीडर कर रहा हूं इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ये वाटर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और जब ये वाटर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो फिर वाटर जब रिलीज होता है, तो ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फेट आपस में कोवलेंटली ज्वाइन कर जाता है। तो जब इन दोनों के बीच कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, तो उस कोवलेंट बॉन्ड को आप डिस्क्राइब करते हो एज ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के तौर पर, क्योंकि यहां मैं एक कार्बन कंसीडर कर रहा हूं जो 3 प्राइम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां एक कार्बन, एक ऑक्सीजन और एक फॉस्फेट, इसे आप फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से आप डिस्क्राइब करते हो। अगेन ये फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, एंड दिस कार्बन इज द 5 प्राइम कार्बन, आप इसे भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के तौर पर कंसीडर करते हो। तो अब इन दोनों को मिलाकर के आप डिस्क्राइब करोगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट मीन्स कि जब आप किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो, तो वहां दो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपस में लिंक्ड होता है। और जब किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप कंसीडर करते हो, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर नेट आप नेगेटिव चार्ज शो करते हो। अब जैसे मैं अगर यहां दो न्यूक्लियोटाइड को अगर शो कर रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज द सेकंड न्यूक्लियोटाइड, तो मैं इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करूंगा डाई न्यूक्लियोटाइड के तौर पर। अब इस डाई न्यूक्लियोटाइड के केस में अगर मैं 5 प्राइम एंड को कंसीडर करूं, तो यहां फॉस्फेट प्रेजेंट है। अगर ये मॉलिक्यूल एक्वस कंडीशन में प्रेजेंट है और उस एक्वस कंडीशन में pH का वैल्यू अगर 7 है, तो जो फॉस्फेट होगा उस फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, क्योंकि डीप्रोटोनेशन के कारण यहाँ नेट नेगेटिव चार्ज वाले कंडीशन डेवलप होंगे, और यहाँ -2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब आप इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को शो करते हो, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के केस में आप एक सिंगल नेगेटिव चार्ज को शो करते हो। तो मैं 5 प्राइम एंड पर -2 नेगेटिव चार्ज शो कर रहा हूं, और यहां अगर इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है तो -1 नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा और कहीं कोई नेगेटिव चार्ज आप नहीं शो कर रहे हो एट pH 7। तो अगर मैं 2 न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग डाई न्यूक्लियोटाइड को अगर कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं यहां नेट -3 नेगेटिव चार्ज को शो करूं। तो ये कंडीशंस आप ध्यान में रखना कि जो फॉस्फेट ग्रुप आप 5 प्राइम एंड पे शो करते हो, उस पर -2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है,
और जब भी आप किसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को दो न्यूक्लियोटाइड के बीच शो करते हो तो उस पर -1 नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप होता है या प्रेजेंट होता है। इसके आधार पर नेट चार्ज का कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। देखो, अब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि टॉर्सन एंगल ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अगर प्रेजेंट है तो उस न्यूक्लियोटाइड यूनिट में कितने टॉर्सन एंगल जो है आप स्पेसिफाई करोगे, क्योंकि टॉर्सन एंगल को अगर आप स्पेसिफाई करते हो तो किसी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या कन्फर्मेशन होगा आप इसे भी जो है डिस्क्राइब करते हो। तो नाउ सी द टॉर्सन एंगल ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड यूनिट प्रेजेंट इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और टॉर्सन एंगल के आधार पर आप क्या स्पेसिफाई करते हो, द कन्फर्मेशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आप इसे स्पेसिफाई करते हो। टॉर्सन एंगल के कंसेप्ट को मैं अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के दौरान भी जो है डिस्कस किया था। देखो, जब आप यहां टॉर्सन एंगल को डिस्क्राइब करते हो तो आप 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर आप डिस्क्राइब करते हो, क्योंकि जब भी आप टॉर्सन एंगल को मेंशन करते हो तो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर मेंशन करते हो। दिस इज द कन्वेंशन। और टोटल 7 टॉर्सन एंगल को आप मेंशन करते हो। तो मैं अगर फिगर में इस एक न्यूक्लियोटाइड को अगर कंसीडर कर रहा हूं जो किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है, तो दिस इज द 1 टॉर्सन एंगल, दिस इज द सेकेंड टॉर्सन एंगल, दिस इज द थर्ड टॉर्सन एंगल, दिस इज द फोर्थ टॉर्सन एंगल, फिफ्थ टॉर्सन एंगल, सिक्स्थ टॉर्सन एंगल एंड दिस इज द 7th टॉर्सन एंगल। आप इन 7 टॉर्सन एंगल की मदद से एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट है उनके आप कंफर्मेशन को स्पेसिफाई कर सकते हो। और जब भी आप यहां टॉर्सन एंगल को मेंशन करते हो तो कन्वेंशनली आप 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर जो है टॉर्सन एंगल को डिस्क्राइब करते हो, और आप टॉर्सन एंगल को रिप्रेजेंट करते हो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा एंड ईटा। सी, जब आप किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कंसीडर करते हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के तौर पर आप डीएनए मॉलिक्यूल को भी कंसीडर कर सकते हो, आप आरएनए मॉलिक्यूल को भी कंसीडर कर सकते हो। इन केस ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल आप 2 प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस को शो करते हो, बट इन केस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल 2 प्राइम पोजीशन पर आप हाइड्रोजन शो करते हो। और इसी पर्टिकुलर डिफरेंसेस के कारण अल्कलाइन सॉल्यूशन में आरएनए और डीएनए की स्टेबिलिटी डिफर करती है। अगर आप आरएनए और डीएनए की स्टेबिलिटी को आप कंपेयर करो इन अल्कलाइन सॉल्यूशन तो दोनों की स्टेबिलिटी में आपको डिफरेंसेस मिलेगा। आरएनए अनस्टेबल होता है और डीएनए स्टेबल होता है। अब आरएनए अनस्टेबल अगर होता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, अब उस रीजन को चेक करो। देखो, मैं यहां एक आरएनए मॉलिक्यूल को शो किया हूं और इस आरएनए मॉलिक्यूल में मैं यहां 2 न्यूक्लियोटाइड्स को मेंशन किया हूं, और अगर ये आरएनए मॉलिक्यूल है तो बेटर है कि आप यहां टी की जगह मेंशन करो जी। इस आरएनए मॉलिक्यूल के केस में अगर मैं इसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और इसे सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के तौर पर अगर कंसीडर करूं तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 2 प्राइम पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अल्कलाइन कंडीशन में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। दिस इज द अल्कोक्साइड आयन, और इस अल्कोक्साइड आयन में चेंज होने के कारण ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अटैक करता है, क्योंकि आप अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोक्साइड आयन में चेंज करते हो इन अल्कलाइन कंडीशन तो ये अल्कोक्साइड आयन यहां फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अटैक करता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अटैक करने के कारण ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ अब फॉस्फेट 2 प्राइम और 3 प्राइम कार्बन के साथ जो है लिंक्ड होता है, तो 2 प्राइम पोजीशन और 3 प्राइम पोजीशन के साथ अब ये फॉस्फेट जो है लिंक्ड है। तो आप इस कंडीशन में इसे डिस्क्राइब करते हो 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट के तौर पर, और चूंकि 2 प्राइम और 3 प्राइम के साथ यहाँ फॉस्फेट लिंक है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो साइक्लिक 2 प्राइम 3 प्राइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। चूंकि जो फॉस्फेट है वो 2 प्राइम और 3 प्राइम के साथ लिंक्ड है तो ऑब्वियसली जो 5 प्राइम कार्बन होगा उनके साथ अब यहाँ फॉस्फेट नहीं प्रेजेंट होगा, तो यहाँ प्रेजेंट क्या है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है।
तो जब आप एक आरएनए मॉलिक्यूल को अल्कलाइन कंडीशंस में प्लेस करते हो तो आरएनए के राइबोस शुगर में प्रेजेंट जो 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अल्कोक्साइड आयन में चेंज होता है और अल्कोक्साइड आयन में चेंज होने के बाद वो अटैकिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अटैक करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण 2' 3' फॉस्फेट वाले कंडीशन डेवलप होते हैं और 5' कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डेवलप होता है। तो इस तरह से जब आप आरएनए को अल्कलाइन सॉल्यूशन में प्लेस करते हो तो आरएनए में प्रेजेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इट मीन्स आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेवियर शो करता है। बट ये कंडीशंस आप डीएनए में नहीं शो करते हो क्योंकि डीएनए के केस में 2' पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रेजेंट, इसलिए अल्कलाइन कंडीशन में यहाँ अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाता है। जब अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप आरएनए और डीएनए को कंपेयर करते हो स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में इन अल्कलाइन सॉल्यूशन तो आरएनए इज लेस स्टेबल एंड डीएनए इज हाईली स्टेबल। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। Let us see this question. DNA is not hydrolyzed by alkali whereas RNA is radially hydrolyzed. This is due to the double helical structure of DNA. This is not a correct statement. Feature observed in RNA such as stem loop structure. This is not the reason. The presence of uridine in RNA. This is not the reason. The presence of 2' OH group in case of the RNA. This is the correct reason. क्योंकि 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण ही अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो पाता है। Which one of the following statement on nucleic acid is not true? The conformation of ribose in DNA is alpha-2-deoxyderibofuranose. देखो मैंने मेंशन किया था कि जब आप शुगर रेजिड्यूज को न्यूक्लियोटाइड में कंसीडर करते हो तो उसका एनोमेरिक फॉर्म अल्फा नहीं होता, उसका एनोमेरिक फॉर्म बीटा होता है। इट मीन्स कि दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट और आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस अंडर अल्कलाइन कंडीशन अनलाइक डीएनए एज द 2' हाइड्रोक्सिल इन आरएनए एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल इन एन इंट्रामोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि वो अटैकिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है अल्कोक्साइड आयन। इट मीन्स वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट्स को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूं, बट अगर इस तरह के क्वेश्चंस में एक भी स्टेटमेंट अगर पूरी क्लैरिटी से आपको मालूम हो तो आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे स्टेटमेंट सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है, डी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी अवेलेबल है, तब भी मैं इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकता हूँ और करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। और सी और डी से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये मैं बाद में मेंशन करूँगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को भी टारगेट कर सकते हो।